परिभाषा ना। हाँ जी, स्वागत है 9th क्लास आपका हिंदी की कक्षा में। और हिंदी की कक्षा में हमारे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था, जिसका टाइटल यहाँ दिया गया है उपसर्ग एवं प्रत्यय। कौन सा है? उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो सबसे पहले हम जिस विशेष विषय को शुरू कर चुके थे वो कहलाई हमारे उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग है अपने आप में शब्दांश, और ये कहाँ जुड़ते हैं? ये किसी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। और मूल शब्द के आगे जुड़ने से क्या होता है? या तो कोई नवीन शब्द बनाते हैं या अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ये इस तरह का चेंजेस उपसर्ग का प्रयोग करने से आ जाता है। अब क्या परिभाषा बन गई कि जब किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर जो शब्दांश कोई नवीन शब्द बनाता है या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, वो कहलाता है उपसर्ग। ठीक है। और ये उपसर्ग जो है इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला यहाँ आया संस्कृत के उपसर्ग। और संस्कृत के उपसर्गों को किस नाम से पुकारा गया? जिन्हें कहा गया तत्सम उपसर्ग। क्या कहा गया? तत्सम उपसर्ग। दूसरा इसका पार्ट कौन सा है? दूसरा प्रकार कौन सा है? टाइप कौन सा है इसका? वो है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तद्भव उपसर्ग। नोट करना बेटा अपनी कॉपी में और अच्छे से समझ लेना। और तीसरा उपसर्ग है आगत, आए हुए। आगत उपसर्ग, जिन्हें दूसरे नाम से पुकारा जाता है वो है विदेशी उपसर्ग। समझ गए? क्योंकि ये हमारी विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं। तो जिन्होंने सुबह वाली क्लास नहीं ली है उनके लिए मैंने इसकी जानकारी को दोबारा से दोहरान कर दिया है कि उपसर्ग में शब्दांश होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार गौर फरमा रही हूँ आपका। शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और नवीन शब्द का निर्माण करते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो कहलाते हैं उपसर्ग। और इन उपसर्गों को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है क्योंकि ये मूल रूप से संस्कृत भाषा से संबंधित होते हैं और ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं। अब बात आती है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी जिसे तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। हिंदी के उपसर्ग जिनको तद्भव का अर्थ होता है रूप बदलकर है। तो ये मूल रूप से किसके? संस्कृत के ही हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा रूप बदलकर इनको हिंदी भाषा में शामिल किया गया है। और ये उपसर्ग कौन कौन से हैं? देखिए, अन, अध, उन। अन, अध, उन, कु। इसी तरह से इक, दो, ती, चौ, संख्या से संबंधित, ये सारे हिंदी में है। इसी तरह से नी, भर और दो, और ये जो बिना दो लिखा है वो भी दू से ही संबंधित है। ठीक है। देखिए अब इसमें कौन कौन से नवीन शब्दों का निर्माण हो गया? अन्न, मैंने लिखा अन्न के साथ मूल शब्द जोड़ दिया पढ़, तो नया शब्द क्या बन गया? अनपढ़। क्या शब्द बन गया? अनपढ़। इसी तरह से अन्य शब्द के साथ मैंने मूल शब्द जोड़ा जान, तो नया शब्द क्या बन गया? अन्न जान। जान यानी जानकार, जो हर चीज की जानकारी रखता है। और अन्न उपसर्ग जोड़ दिया, अन्न का अर्थ होता है जो नहीं, यस, खाली। तो अन्न जान, जो कुछ भी नहीं जानता उसको लिख दिया हमने अनजान। अध में मैंने लिखा अधखिला, तो नया शब्द क्या बना? अधखिला। आधा खिला हुआ। मैंने लिखा अधपका, तो नया शब्द क्या बन गया? आधा पका हुआ, अधपका। उन, मैंने लिखा 49, एक कम 50 में, उसको क्या बोलेंगे? 49, है ना। 29, तो 30 में एक कम, उसको क्या बोलेंगे? 29। मैंने यहाँ लिखा कु प्लस मार्ग, नया शब्द क्या बना? कुमार्ग। और कु प्लस पात्र,
क्या बन जाएगा? कुपात्र, जो गलत है, गलत कैरेक्टर जिसे कहते हैं। इक प्लस हरा, नया शब्द क्या बना? एक हरा, है ना। इक प्लस 30, 30 में एक जोड़ दो, क्या बन जाएगा? 31। दो, दोपहर, नया शब्द क्या बना? दोपहर। और दो राहा, तो नया शब्द क्या बन गया? दो राहा। तिराहा, नया शब्द क्या बना? तिराहा। यहाँ चौतमास, क्या बन जाएगा? चौमास। चौमासा आता है ना, चौमासा, 4 महीनों का समूह। और चौ प्लस तरफ, क्या बन जाएगा? चौतरफा, नया शब्द, चौतरफा, नया शब्द बन गया। नी, तो नी से क्या बन जाएगा? नी उपसर्ग से यहाँ दिया गया है। ई प्लस डर, क्या बन गया? निडर। भर प्लस पेट, क्या बन गया? भरपेट। दू प्लस, दू यानी बहुत कठिन या बहुत बुरा, तो यहाँ पे हो जाएगा दू प्लस काल, जिसे अकाल या दुकाल भी कहा गया है। दुकाल यानी बहुत बुरा समय, दुकाल यानी दू का अर्थ होता है बहुत बुरा, बिना, तो बिना मांगा, तो क्या नया शब्द बन जाएगा? बिन मांगा। बिना प्लस कहा, बिन कहा। ये क्या है? हमारी हिंदी के उपसर्ग हैं, जिन्हें तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। यानी है तो ये संस्कृत से संबंधित, लेकिन रूप बदलकर इनको हिंदी भाषा में शामिल किया गया है, इसलिए इनको तद्भव उपसर्ग की संज्ञा दी गई है। तो हमने संस्कृत के उपसर्ग तत्सम उपसर्ग पढ़ लिए, हिंदी के उपसर्ग तद्भव उपसर्ग पढ़ लिए, कुछ उदाहरण भी देख लिए। अब बात करते हैं विदेशी या आगत उपसर्ग। आगत का अर्थ होता है दूसरी भाषाओं से आए हुए, जो दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं, उन्हें क्या नाम दिया गया है? आगत उपसर्ग। देखिए इनके विषय में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। आगत उपसर्ग में अरबी, फारसी, उर्दू, इंग्लिश, है ना, और फ्रेंच आदि अन्य भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में कुछ उपसर्गों को शामिल किया गया है। इनमें हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे, विदेशी उपसर्ग। कौन से उपसर्ग होंगे? विदेशी उपसर्ग, जिनका दूसरा नाम क्या है? बाहरी भाषाओं से आए हुए। आए हुए को बोलते हैं आगत उपसर्ग। और ये भाषाएं कौन सी है? ये है एक तो उर्दू, है ना, अरबी, फारसी, फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश, रशियन, रूसी भाषा, बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनके शब्दों को हमारी हिंदी भाषा में शामिल किया गया है। तो देखिए मैं कौन कौन से यहाँ पे उपसर्ग लिख रही हूँ। सबसे पहला है एन, नोट कर लेना आप भी अपनी कॉपियों में। दूसरा आ रहा है गैर, तीसरा है खुश, फिर है बे, फिर है ला, फिर है हम, नेक्स्ट है सब, वाइफ, हेड, नेक्स्ट है डेप्यूटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं डिप्टी। अगला है चीफ। ये उपसर्ग हैं जिनसे नई नई पोस्ट कई बार बनी हुई है, सुनते हो आप। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे सबसे पहला उपसर्ग यहाँ दिया एन, है ना, एन वक्त, उसी समय, एन वक्त पे वो आ पहुंचा और उसने ये डिसीजन ले लिया। गैर, वो आज गैर हाजिर था, अनुपस्थित, गैर हाजिर, गैर कानूनी उसने कार्य कर लिया, गैर कानूनी। खुश, खुश मिजाज, आज उसका तो बहुत खुश मिजाज मन है। और खुश खबर, खुशखबरी, खुश खबर सुनाई जा रही है।
बेगैरत, जिसको किसी तरह की शर्म नहीं है, बेगैरत। और बेइज्जत, जिसको किसी तरह का सम्मान नहीं दिया गया। और बेजुबान, जिससे कोई आवाज नहीं निकलती, बेजुबान। लाजवाब, क्या जवाब दिया जाए, है ना। ला इलाज, इसका कोई इलाज ही नहीं है, ला इलाज। हम, तो हम सफर, हम राही, हम नशी। तो ये क्या है, उर्दू अरबी फारसी के कई उपसर्ग हैं जिनको हिंदी भाषा में शामिल किया गया है, जिनसे नवीन शब्दों का निर्माण होता है और ये उसके अर्थ में भी परिवर्तन ला देते हैं। सब, ये सब वर्ड है एसयू की, सब बना। सब यानी जो छोटी, जो सीनियर होता है, सीनियर से जूनियर पोस्ट पे होता है, उसे बोलते हैं सब। तो यहाँ आ गया सब इंस्पेक्टर, है ना। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हो गया, है ना। सब, सब से एक और नया शब्द बनता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा सब इंचार्ज। तो ये क्या लिखिए, एसयू की सब, INCHARGE, इसको हिंदी में लिखना है अपने को, सब इंचार्ज। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे सब इंचार्ज, इंचार्ज। ठीक है, ये पोस्ट से रिलेटेड है। वाइस, ये VOICE, है ना। वाइस आपको पता है, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, है ना। ये वॉइस नहीं है, वाइस है। वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, ये क्या है, पोस्ट से रिलेटेड है। हेड, हेड मास्टर, इसी तरह से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। ठीक है, डेप्यूटी, जिसे हिंदी में जल्दी से बोल दिया जाता है डिप्टी। डिप्टी के क्या लिया, डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर। ये पोस्ट से रिलेटेड है बेटा, जो जो पोस्ट है उनसे रिलेटेड है, जो अंग्रेजी भाषा या विदेशी भाषाओं से हिंदी में शामिल किया गया है। चीफ, जो सीनियर है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। तो यहाँ पे ये आ गए विदेशी भाषाओं के कई उपसर्ग। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग वे मूल शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। इन उपसर्गों को मूल रूप से 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें तत्सम उपसर्ग कहते हैं, हिंदी के उपसर्ग जिन्हें तद्भव उपसर्ग कहते हैं, और आगत उपसर्ग जिन्हें विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग भी कहा जाता है। संस्कृत के उपसर्ग अर्थात संस्कृत भाषा के वे उपसर्ग जो बिना किसी रूप परिवर्तन के हमारी हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं, उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया, इसीलिए उनको तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। और संस्कृत के वे उपसर्ग जिनका थोड़ा सा रूप बदलकर हिंदी भाषा में शामिल किया गया है, वो कहला रहे हैं हमारे तद्भव उपसर्ग, जिसे हिंदी के उपसर्ग कहा गया है। और दूसरी भाषाओं से आए हुए कई ऐसे उपसर्ग भी हैं जो हमारी हिंदी भाषा में शामिल होकर के मूल शब्द के साथ जुड़ जाते, नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो कहलाते हैं विदेशज या आगत उपसर्ग। और इनके ये उदाहरण आप सभी के समक्ष मैंने उपस्थित किए हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है, उपसर्ग क्या है, जो शब्दांश है, जो शब्द है, जो पद है, या जो वाक्य। उपसर्ग क्या है, शब्दांश। उपसर्ग जो है मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं, उसके आगे, उसके पीछे, उनके बीच में, कहाँ। तो यहाँ पे आएगा मूल शब्दांश के, मूल शब्द के आगे। उपसर्ग के जुड़ने से शब्द में जो परिवर्तन आता है, नवीन शब्द का निर्माण होता है या उसके अर्थ में बदलाव होता है, ए तथा बी दोनों या अन्य कोई। तो ए तथा बी दोनों, क्योंकि ये नए शब्दों का निर्माण भी करते हैं या फिर उसके अर्थ में कोई ना कोई परिवर्तन ला देते हैं। अब आपको क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन है आपके पास कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करो। मैंने लिखा प्रत्येक, ये है यहाँ पे प्रत्येक, इस शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करो। मान लीजिए मैंने एक और दूसरा आपके सामने शब्द लिखा, मैंने लिखा अधिनायक, अधिनायक, सम्मिलन। इनके मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करने हैं। तो मान लीजिए पहला शब्द है, ये है प्रति,
यहाँ पे कौन सा शब्द जुड़ा है? मूल शब्दांश। शब्दांश तो है प्रति, यानी ये उपसर्ग है। ऊपर लिखोगे शब्दांश और यहाँ लिखोगे मूल शब्द, और मूल शब्द कौन सा है? मूल शब्द है इसका एक। इसी तरह से अधिनायक, अधि तो आ गया इसका उपसर्ग और नायक आ गया इसका मूल शब्द। इसी तरह से सम्मिलन, सम आ गया इसका उपसर्ग, नीचे अलंत आएगा और मिलन आ गया मूल शब्द। तो इस तरह से आपसे प्रश्न के अलग अलग प्रारूप के आधार पर उपसर्ग से संबंधित जानकारी पूछी जा सकती है। तो 9th क्लास, उम्मीद है आप लोगों को ये सही गई, समझाई गई सारी बात समझ आई होगी कि उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, ये मूल शब्द के कहाँ जुड़ते हैं, आगे जुड़ते हैं, इनसे क्या चेंजेस आते हैं, या तो नया शब्द बनता है या उसके अर्थ में बदलाव आता है, कितने प्रकार के हैं? 3 है, संस्कृत के, हिंदी के और आगत उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग का दूसरा नाम क्या है? तत्सम उपसर्ग। तद्भव उपसर्गों को किस दूसरे नाम से पुकारते हैं? हिंदी के उपसर्ग के नाम से। आगत उपसर्ग किन्हें कहा गया है? जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में शामिल किए गए हैं। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा, और नेक्स्ट क्लास में हम अपने प्रत्यय के विषय में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।